कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। न्यू मॉडर्न एजुकेशन ग्रुप के प्रधान माननीय मोहनलाल जी साहब, सरपंच श्रीमान देवीलाल जी साहब, इस ग्रुप के प्रधानाचार्य जी, शिक्षक वृंद, समस्त स्टाफ, प्यारे प्यारे बच्चों व बेटियों, जैसा कि हमारी संस्था का नाम है, जो शिशु स्थित होता है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसको संरक्षण देने के लिए एक समिति आज से 27 वर्ष पूर्व ऋषिकेश के गीता भवन में संतों के सानिध्य में उनकी आज्ञा व प्रेरणा से हमारी संस्था की स्थापना हुई। हम सभी संस्था के साधकगण पूरे भारतवर्ष में प्रवास करते हुए, भ्रमण करते हुए, आप जैसे बच्चों के सामने, बेटे बेटियों के सामने जन जागृति अभियान चलाते हैं, आपके साथ में संवाद करते हैं। भ्रूण हत्या, गर्भपात और उसी के पर्यायवाची शब्द हैं डीएनसी, सफाई आदि आदि कई प्रकार के नाम हैं। ये एक ऐसी सामाजिक बुराई है, पाशविकता की पराकाष्ठा है, एक ऐसा कुकृत्य है, धार्मिक दृष्टि से बड़ा भारी महापाप है, जिसके बाबत केवल हम भारतवासी ही नहीं, अपितु दुनिया भर के लोग, सभी राष्ट्र और यूरोपियन कंट्रीज दुखी है, चिंतित है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन जिन विदेशी राष्ट्रों ने इस महापाप को, भ्रूण हत्या जैसे कृत्य को, परिवार नियोजन को जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर अपने राष्ट्र की पॉलिसी में शामिल किया, इसको अपनाया, वे सभी राष्ट्र आज अपनी दशा और दुर्दशा के ऊपर रो रहे हैं, बड़े भारी चिंतित हैं। उन राष्ट्रों का मूल अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। चाहे हम जर्मनी की बात करें, चाहे हम जापान की बात करें, चाहे हम अमेरिका की, इटली की बात करें, सभी राष्ट्रों की आज बड़ी भारी दुर्दशा है। और वे सभी राष्ट्र अपने राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने के लिए नवविवाहित युगल को नाना प्रकार की प्रलोभकारी योजनाएं बना करके उनके सामने दे रहे हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जापान की तो हालत इतनी खराब है कि वहां पर अपने यहाँ पर जैसे मुद्रा रुपये में चलती है ना, वैसे जापान में मुद्रा येन में चलती है। उसका नाम है, तीसरी संतान पैदा करने के लिए, नव दंपति को प्रेरित करने के लिए वहां की जापान की सरकार के द्वारा 10 लाख
येन का पुरस्कार वहां पर दिया जाता है। इटली उसने अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए वहां पर इतना कठोर कानून बनाया है कि कोई भी यदि वहां पर भ्रूण हत्या करे तो उसको वहां पर कठोर दंड का प्रावधान रखा गया। और तो और आप बात छोड़िए, अमेरिका जैसा भौतिक राष्ट्र जिसकी बात बात में आजकल के युवा वर्ग जो है उसकी नकल करने में फख्र महसूस करते हैं, मैं उस अमेरिका की बात आपको सुनाता हूं। वहां पर एक राष्ट्रपति हुए थे जॉर्ज बुश। उन्होंने जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल किया कि यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया तो मैं अपने राष्ट्र के संविधान में संशोधन करके कठोर कानून का बनाने का दंड का प्रावधान करूंगा। परिवार नियोजन के ऊपर भी जो राशि दी जाती है उसको मैं समाप्त करूंगा। अब अमेरिका जैसे भौतिक राष्ट्र में यदि इस प्रकार की बात की जाए तो वहां चुनाव के समय पे जबरदस्त बहस चल पड़ी। यहां तक कि जॉर्ज बुश की पत्नी जो थी, से जॉर्ज बुश वहां का राष्ट्रपति चुना गया और उसने अपने वायदे के अनुरूप अमेरिका की सीनेट में बहुमत के आधार के ऊपर कानून में संशोधन करके यानी गर्भपात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे उसका मेडिकल आधार भी क्यों नहीं हो। अब बताइए आप, एक तरफ तो जिन जिन देशों ने, राष्ट्रों ने इस भ्रूण हत्या को की, गर्भपात को किया, परिवार नियोजन को अपनाया, वो आज अपनी दशा और दुर्दशा के ऊपर रोना रो रहे हैं, बहुत चिंतित हैं। और दूसरी तरफ हम भारतवासी जो कि अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, चींटी को भी मारना जहां पर महापाप समझते हैं, हम अपने आप को महात्मा गांधी के, विनोबा भावे के, डॉक्टर हेडगेवार के हम अपने आप को अनुयायी बताते हैं। और अहिंसा परमो धर्म की बात करने वाले लोग आज हम माता की पवित्र कोख के अंदर एक जीवित शिशु की, चाहे वह बेटा हो या बेटी हो, उसकी आज हम नासमझी के कारण, अज्ञानता के कारण हम क्रूरता से उसकी हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। कितनी बड़ी नासमझी की बात है। अरे शास्त्रों में आता है, बाबा तुलसीदास जी ने मानस में, रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है कि बड़े भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाया। भगवान की जब हमारे पर असीम कृपा होती है तो वो दया करके हमारे को 84 लाख योनि में भटकते भटकते जीव जंतु, गाय, कुत्ते, बिल्ली, मच्छर, कीट पतंगे, उन सब योनियों से हमारे को छुटकारा दे करके हमारे को ये मनुष्य जीवन प्रदान करता है। इतना कीमती मानव जीवन जिसको प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवी देवता भी तरसते हैं कि हमको मानव जीवन मिले। कारण स्वर्ग जो है वो केवल भोग योनि है, इसलिए देवी देवता भी तरसते हैं कि हम इस संसार के लोक में हम जन्म लेवे, मृत्यु लोक में वापिस जन्म लेवे, ताकि हम तपस्या करके, त्याग करके, धर्म करके अच्छी ये कहावत चल पड़ी। एक साजिश के तहत विदेश के कारण, इस सफाई के नाम के ऊपर होने वाले कृत्य के कारण आज हमारे देश की बड़ी भारी दशा और दुर्दशा हो रही है। तथ्यात्मक बात है, जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा कि आज यदि किसी के घर में एक बेटा होगा या एक बेटी होगी, बेटी शिक्षित होकर के, विवाहित होकर के
अगले घर को चली जाएगी, पीछे एक बेटा रहेगा। जिसके एक बेटा होगा, क्या उसको कोई पढ़ा लिखा करके मजदूर बनाना, श्रमिक बनाना चाहेगा? नहीं। क्या उसको कोई किसान बना करने के बाद में क्या उसको अपने मिलिट्री के अंदर शामिल होने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए भेजेगा? नहीं। जब इन सब बातों का जवाब नहीं में आता है तो आप मुझे बताइए कि जो भारत की सेना है, जो कि हमारे राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करती है, जिनकी वजह से हम 24 घंटे हम चैन की नींद में रहते हैं, चैन की नींद सोते हैं, आराम से हम रहते हैं, यदि आज वर्तमान में जो सेना के अंदर लोग हैं, वो समय आने पर धीरे धीरे जब उम्र बढ़ेगी, रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद में भर्ती के लिए किसी घर से कोई सैनिक बनने को नहीं जाएगा, तो हमारी सेना का क्या होगा? क्या हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहेगी? और जब देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेगी तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा समाज कैसे सुरक्षित रहेगा? समाज सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? कोई किसान नहीं बनेगा, कोई अन्नदाता नहीं बनेगा तो अन्न को कौन उपजाएगा, कौन उत्पादन करेगा? हम अपना भरण पोषण कैसे करेंगे? अन्न हमारे को खाने के लिए कहाँ से मिलेगा? अनेक नाना प्रकार के कार्य जो करने होते हैं, आज सामाजिक कार्य भी होते हैं, मरने पड़ने पर जाने वाला होना चाहिए, बैंक का काम करने वाला हो चाहिए, बच्चों की देखभाल करने वाला घर में कोई होना चाहिए। तो ये धर्म की रक्षा कौन करेंगे? धर्म का संदेश हमको कौन देंगे? हमें आध्यात्मिक रास्ते पर बढ़ने के लिए हमें प्रेरित कौन करेंगे? इन सब बातों के ऊपर चिंता और चिंतन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री तक को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने पड़ी और हमने उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे गतिमान करने के साथ साथ के अंदर उसके अंदर एक बात और जोड़ी, और वो बात है कि बेटी को तो पढ़ाओ और बहू को पढ़ाओ। आज क्या हो रहा है? बेटी को पढ़ाने के नाम पर पढ़ाना चाहिए, शिक्षा तो देनी है बेटी को। बेटी संसार की जननी है, बेटी को निश्चित पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में नहीं होता है, उसके कारण से अनेक प्रकार की विकृतियां हमारे समाज के अंदर आज पैदा हो गई है। के साथ में बेटी को समय पर पढ़ाओ और बहू को पढ़ाओ। विवाह होने के बाद में बहू हमारे घर पर आ जाती है, कौन मना करता है? उसको पढ़ाइए, उसको ग्रेजुएशन कराइए, उसको पीजी करवाइए, उसको डॉक्टरेट करवाइए, जहां भी जिस क्षेत्र में रुचि है बहू को पढ़ाओ। हमारे घर के अंदर 10 बहू को पढ़ाओ, पढ़ाई जारी रखनी है लेकिन बहू को पढ़ाओ। ये हमें थोड़ा सा चिंतन करके इसमें सुधार करने की जरूरत है। ये हमारी कुत्सित मानसिकता के कारण, गलत सोच के कारण आज भ्रूण हत्याएं हमारे समाज में घर घर के अंदर हो रही है, और इस भ्रूण हत्या के कारण हमारा सामाजिक नुकसान भी हो रहा है। इस भ्रूण हत्या के कारण हमारे बहू बेटियों के स्वास्थ्य का भी नुकसान हो रहा है। इस भ्रूण हत्या के कारण हमारे आज राष्ट्र का भी नुकसान हो रहा है। 7 जिलों के अंदर, जिसमें महिला आयोग भी शामिल था, महिला आयोग व यूनिसेफ जो बच्चे के कल्याणकारी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, यूनिसेफ और हमारे जैसे एनजीओ, उन्होंने मिलकर के राजस्थान के 7 जिलों के अंदर पिछले वर्षों में एक सर्वे करवाया था, और उस सर्वे की रिपोर्ट राजस्थान पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुई थी। करौली के मानसलपुर जिले के अंदर करवाया सर्वे जो है, बीकानेर के कोलायत ब्लॉक में करवाया, बाड़मेर के चौहटन में करवाया, इसी प्रकार से गंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ जिले के अंदर करौली और इसके अंदर सिरोही के अंदर हमने ये सर्वे करवाया। उस सर्वे के अंदर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। क्या रिपोर्ट आई? कि 0 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं का जो अनुपात है, 0 वर्ष से 6 वर्ष, कारण कि आज से 30-40 साल पहले ये भ्रूण हत्या 6 वर्ष तक के बालिक बालिकाओं का जब सर्वे करवाया तो चौंकाने वाली रिपोर्ट आई कि 1000 बच्चों के ऊपर
कहीं पर 760 बालिकाएं हैं और कहीं पर 800 बालिकाएं हैं। नहीं मानने वाली बात, जल्दी से समझ में नहीं आती, वो बात प्रकट में आई कि वहां पर पुरुष जो है वो 1100 से ज्यादा हैं और महिलाएं उस गांव के अंदर 179, केवल 179 महिलाएं, 1100 से ज्यादा पुरुष और महिलाएं केवल 179। ये बात किसी की समझ में नहीं आती। मैं करौली के अंदर एसपी रह करके आई हूं। तिवारी जी ने जो बात बताई ये बिल्कुल सत्य बात है, मैं इसको प्रमाणित करती हूं। बड़ी भ्रामक स्थिति है, से हमारे सामने नहीं आ पाते, जबकि स्थिति बिल्कुल इससे उलट है। इस प्रकार का सामाजिक नुकसान होने के कारण, अनुपात असंतुलित होने के कारण, गड़बड़ाने के कारण आज हमारे सामाजिक संरचना जो है उसमें भी बिखराव आने लगा है। आपके भविष्य का सवाल है। यदि आपने चिंतन नहीं किया, आपने बात को नहीं समझा, तो आपका भविष्य बहुत अंधकार में। आप बताइए, जब एक या दो संतान की जो संतानें हैं वो आगे जाकर के पूछे कि ये चाचा कहाँ चले गए, चाची कहाँ चले गए, न चाचा होगा न चाची होगी, भाई के भाई नहीं होगा, चाचा कहाँ से आएगा, ताऊ जी कहाँ से आएंगे, ताई जी कहाँ से आएगी, बहन के बहन नहीं होगी, मौसी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये बुआ, फूफा, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, मामा, मामी, ये सारे रिश्ते आने वाले 20 वर्ष के अंदर खत्म होने वाले हैं, सुनने को नहीं मिलेंगे, सुनने को नहीं मिलेंगे। आपकी जो संतानें होगी वो आपसे प्रश्न करेगी, ये चाची किस चिड़िया का नाम है, ये बुआ की कौन सी कहानी सुना रहे हो, ये मामा भी कोई होता था क्या, किसको कहते हैं मामा। ये बातें आपसे, आपके आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेगी कि भविष्य हमारे को माफ नहीं करेगा, उसका खामियाजा, उसकी सजा हम सबको, आप सबको भुगतनी ही पड़ेगी। कि माताजी हैं जिनकी आयु उम्र 70 साल, 80 साल या 85 साल की हो गई है, उनको आप देखो, वो आज भी निरोग हैं, आज भी स्वस्थ हैं। सबसे आखिर में रात्रि में काम निपटा करके वो सोने को जाती है और सवेरे उनके बेटे बहू नहीं उठते हैं, उनके बच्चे नहीं उठते हैं, उससे पहले प्रातः 4 बजे 5 बजे उठ करके अपने नित्य कर्म करने में लग जाती हैं। समाचार पत्रों में जो बातें तथ्यात्मक रूप से प्रकाशित हुई है, जो हमारे जीवन का अनुभव है, 27 वर्ष में पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए जो हमने कुछ सीखा है, अनुभव लिया है, वो सारी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमारे समाज का, संस्कारपूर्ण समाज का निर्माण हो, हमारा देश तरक्की करे, उन्नति करे, आप जैसे भावी पीढ़ियों का स्वास्थ्य एकदम सुदृढ़ रहे, आप स्वस्थ रहें, आप आगे बढ़ें, उसकी चिंता करते हुए निरंतर हम भ्रमण करते हैं। आप जैसे लोगों के बीच में कार्यशाला करते हुए हम आपको उद्बोधन देते हैं। अपनी मन, मैं दावे के साथ में कहता हूँ, गारंटी के साथ में कहता हूँ, डॉक्टरों के सामने कहता हूँ, इस धरती के ऊपर कोई डॉक्टर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि भ्रूण हत्या यानी गर्भपात के ऑपरेशन के पश्चात जो ये बीमारियां मैं बता रहा हूँ, ये बीमारियां जिनको लग जाती है, उन्हीं बीमारियों को वो पूर्ण रूप से उनको दूर कर दे, स्वस्थ कर दे, ऐसी कोई दवाई किसी डॉक्टर के पास में नहीं बनी है। नरक के समान हो जाता है। ये बड़ा भारी स्वास्थ्य का नुकसान इस गर्भपात के कारण, भ्रूण हत्या के कारण, सफाई के नाम के ऊपर आज हमारे समाज में, हमारी परिवारों में हो रहा है। इससे हमको बचने की, वह हमारे समाज की बहु बेटियों को बचाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी प्रकार का राष्ट्रीय नुकसान मैं आपको बता चुका हूँ। कौन किसान बनेगा, मेरे सामने है। प्रश्न उठता है कि आपने ये तो बता दिया कि इस भ्रूण हत्या के कारण, इस परिवार नियोजन के कारण ये नुकसान हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नुकसान क्यों हो रहा है और हम इनसे कैसे बचें। तो इसके लिए कि हमारे को ये जो हमारी मानसिकता है, समाज की जो सोच है,
इसको बदलने की जरूरत है। जो भ्रामकता हमारे सामने परोस दी गई है, हमारे दिमाग में बिठा दी गई है कि बेटा होगा हमारा वंश चलेगा, बेटा होगा हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, बेटा होगा धन कमा करके लाएगा, बेटी तो पराया धन होती है, शिक्षित होकर के इसका विवाह करेंगे, उसके ऊपर भी खर्चा लगेगा और फिर ये तो अगले घर चली जाएगी, ये तो वहाँ जा कर के निहाल करेगी, हमारी सेवा कौन करेगा भाई। मतलब ये जो गलत मानसिकता हमारे समाज में प्रचलन में आ गई है, इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हुए हैं, सबको मालूम है। अब महात्मा लोग कहते हैं कि बेटे होते हैं तो नाम बढ़ेगा, हमारा वंश चलेगा, बेटे हो गए तो नाम रहेगा। अब इसका मैं एक उदाहरण आपसे पूछता हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हैं उनके कितने बेटे थे। लोग कहते हैं बेटे होंगे नाम बढ़ेंगे, इतने बड़े आदमी राष्ट्रपिता, और उनके कितने बेटे थे, नाम बताओ कितने बेटे थे, ये भी बताओ। बताओ आप में से कोई बता सकता है कितने बेटे थे और उनके नाम क्या था? बताओ। तक पुत्र था जमनालाल बजाज सीकर का, 5 बेटे थे उनके, लेकिन उनके नाम बताओ। आप में से यदि कोई भी उसका नाम किसी को नहीं मालूम। और मैं दूसरी बात पूछता हूं आपसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए, उनके कितने बेटे थे? चलो उसका तो नाम बताओ, उनके कितने बेटे थे बताओ। राष्ट्रपिता के 4 बेटे, लेकिन उसका नाम किसी को भी नहीं मालूम। और जवाहरलाल नेहरू के एक ही बेटी थी, उसका नाम सारी दुनिया को मालूम है। अब बताओ, बेटे नाम बढ़ाते हैं कि बेटियां नाम बढ़ाती है? अब बताओ। मन की बात में आप जैसे बच्चे बच्चियों के साथ में बात की थी उन्होंने, और उन्होंने 2-3 बातें कही थी, वही मैं संकल्प आपको यहाँ पर करवाना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा था कि एक तो ये जो मोबाइल है, स्कूल से जाने के बाद नींद लेने के अलावा, स्कूल टाइम के बाद नींद लेने के अलावा घर पर 2 घंटे आप मोबाइल फोन को अपने से दूर रखेंगे। क्या आप उनकी बात को मानेंगे? 2 घंटे आपको घर पर मोबाइल को अपने से